औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल होलाली लेक्चर्स। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है डिफरेस्टेशन। लेक्चर स्टार्ट करने से पहले मैं आप सबसे बोलूँगी कि अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो मेरा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और उसको आगे शेयर भी कीजिए, ठीक है। तो डिफरेस्टेशन के बारे में आज हम पढ़ेंगे। डिफरेस्टेशन से पहले हमने देखा था बायोडाइवर्सिटी के ऊपर जो अफेक्ट है, बायोडाइवर्सिटी के बारे में पढ़ा था। उसके अलावा हमने देखा था ह्यूमन अफेक्ट, ह्यूमन एक्टिविटीज़ की वजह से जो बायोडाइवर्सिटी के ऊपर अफेक्ट होता है उसको स्टडी किया था, ठीक है। तो उसमें आज हम इस डिफरेस्टेशन को हमने पढ़ा तो था, लेकिन आज हम इसको थोड़ा सा डीपली स्टडी करेंगे कि ये होता क्या है, काजेज़ इसके क्या हैं और इसके अफेक्ट्स क्या हैं, ठीक है। सो स्टार्ट करते हैं हम लोग। डिफरेस्टेशन हमारे पास क्या है? Forests provide a habitat for millions of species. They also help to regulate the atmosphere composition and the water cycle. अब फॉरेस्ट क्या है? फॉरेस्ट जो है ना, मिलियंस ऑफ स्पीशीज़ को हैबिटेट प्रोवाइड करता है, ठीक है। और हमारे जो एटमॉस्फेयर कंपोजिशन है उसको रेगुलेट करने में भी हेल्प करता है, और वाटर साइकिल जो है हमारा है उसको भी बरकरार रहने में मतलब हेल्प करता है, ठीक है। वाटर साइकिल आपने पढ़ा होगा छोटी क्लासेस में। वाटर साइकिल कैसे होता है? हमारे पास दरियाओं में पानी कैसे आता है? वाटर साइकिल के थ्रू होता है। तो ये उस की बात कर रहे हैं, ठीक है। और ये हमें दे आल्सो हेल्प टू मेंटेन द सॉइल स्ट्रक्चर। और ये जो फॉरेस्ट हैं ये हमें हेल्प करते हैं हमारा जो सॉइल का जो स्ट्रक्चर है उसको मेंटेन करने में, ठीक है। फॉरेस्ट अच्छा और क्या करते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं और पोल्यूशन को रिमूव करते हैं। सबसे बड़ा काम जो फॉरेस्ट करते हैं हमारे लिए पोल्यूशन को रिमूव करते हैं। पोल्यूशन, हवा से गंदगी को जो है उसको ख़त्म करते हैं, ठीक है। और कार्बन डाइऑक्साइड ले लेते हैं, तो ये बहुत अच्छा काम करते हैं। लेकिन दे आर आल्सो वैल्यूड फॉर द एस्थेटिक ब्यूटी एंड एज अ कल्चरल रिसोर्स। कल्चरल रिसोर्स के लिए भी और एज अ ब्यूटी है, ठीक है। एस्थेटिक ब्यूटी है ये है नेचर की। लेकिन डिफरेस्टेशन जब होती है ना तो वो फॉरेस्ट उसकी वजह से हमारे क्या हो गए? तबाह हो गए। डिफरेस्टेशन मीन अ कटिंग डाउन ऑफ अ ट्रीज ऑफ द कंजर्वेशन ऑफ अ फॉरेस्ट टू अ नॉन फॉरेस्ट लैंड। फॉरेस्ट को नॉन फॉरेस्ट लैंड में हम लोग तब्दील करते हैं। आपके पास फॉरेस्ट है, हम उसको काट देते हैं। फॉरेस्ट को काट देंगे, जंगल तबाह कर देंगे, जंगल ख़त्म हो जाएंगे तो फॉरेस्ट कहाँ रहेगा? फॉरेस्ट तो नहीं रहेंगे ना, तो वो फिर क्या हो जाएगा? तबाह हो जाएगा। और इससे जो हमारी पोल्यूशन जो रिमूव हो रही थी तो पोल्यूशन भी नहीं रिमूव होगी। कार्बन डाइऑक्साइड जो एक्सट्रैक्ट कर रहा था वो भी ज़्यादा हो जाएगा। उसके अलावा वाटर साइकिल जो कर रहा था वो भी नहीं होगा। और सबसे बड़ी बात, जो हमारे पास नेचुरल ब्यूटी है, नेचर की जो एक ब्यूटी है वो ख़त्म हो जाएगी। देखें आप, फॉरेस्ट जंगल तबाह कर रहे हैं, जंगल तबाह होंगे तो जाहिर सी बात है पहाड़ भी तबाह हो जाएंगे, है ना। तो जंगल चले जाएंगे तो फिर ब्यूटी कहाँ गई? नेचुरल ब्यूटी, उसको देखने का मौका तो नहीं मिलेगा, होंगे ही नहीं तो हम देखेंगे कहाँ से? देखें कितना ज़्यादा नुकसान होता है डिफोरेस्टेशन की वजह से। अब इसके काजेज़ हम डीपली पढ़ते हैं कि इसके काजेज़ क्या हैं। देर आर नंबर ऑफ रीजन्स फॉर डिफोरेस्टेशन। डिफोरेस्टेशन की बहुत सारी रीजन्स हैं। पिछले में भी हमने पढ़ा कि ह्यूमन एक्टिविटीज़ की वजह से डिफोरेस्टेशन होती है, ठीक है। तो इसमें भी हम पढ़ते हैं इन सम केसेस ह्यूमन नीडेड ट्रीज एज अ सोर्स ऑफ अ फ्यूल। सबसे पहला एज अ सोर्स ऑफ अ फ्यूल, ठीक है। अब आप देखते हैं कि बहुत से ऐसे इलाके हैं, गांव हैं जहाँ पर अभी भी गैस का इस्तेमाल नहीं किया जाता, वहाँ पर लकड़ी जलाई जाती है, लकड़ी जलाकर खाना पकाया जाता है। तो एज अ सोर्स ऑफ फ्यूल वो काटते हैं। ट्रीज आर ऑल्सो कट टू गेट अ टिम्बर। टिम्बर को लेने के लिए भी दरख्त को काटा जाता है। दिस टिम्बर इज़ यूज इन बिल्डिंग एंड फॉर मेकिंग फर्नीचर। ये टिम्बर किस लिए यूज़ किया जाता है? बिल्डिंग पर्पसेस के लिए और फर्नीचर वगैरह बनाने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। और जो दरख्त है उसको स्पेशली प्रोडक्शन ऑफ अ पेपर की प्रोडक्शन के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है। और बहुत से और जो केसेस है उसमें क्या होता है? फॉरेस्ट आर क्लियर टू मेक अ फार्म लैंड और ग्रेजिंग लैंड फॉर कैटल्स। फॉरेस्ट इसलिए भी तबाह किए जाते हैं, फार्म लैंड बना लेते हैं, ग्रेजिंग लैंड्स बना लेते हैं कैटल्स वगैरह के लिए। फॉरेस्ट आर आल्सो रिमूव टू मेक अ न्यू हाउसेस और टू एक्सपेंड द सिटीज़। फॉरेस्ट इसलिए भी तबाह किए जाते हैं कि नए घर बनाए जा सकें या फिर जो सिटीज़ हैं उनको बड़ा किया जा सके। सम टाइम डिफोरेस्टेशन कैन रिजल्ट ड्यू टू द नेचुरल काज सच एज अ वाइल्ड फायर्स। कभी कभार डिफोरेस्टेशन जो है वो नेचुरल काज की वजह से भी होते हैं, जैसे फ्लड आ जाता है, उसमें नेचुरल डिज़ास्टर्स आ जाते हैं। और यहाँ पे जो वाइल्ड फायर का लिखा हुआ है, वाइल्ड फायर्स आ जाता है, उसकी वजह से भी हमारे पास क्या हो जाता है? फॉरेस्ट तबाह हो जाते हैं। लेकिन
सबसे ज़्यादा किसकी वजह से होता है? आपने देखा, ह्यूमन एक्टिविटीज़ की वजह से। सिर्फ इंसान की, हमने पिछले लेक्चर में पढ़ा था, इंसान की पॉपुलेशन बढ़ती है, पॉपुलेशन इंक्रीज़ होगी तो ज़ाहिर सी बात है उसकी ज़रूरियात भी बढ़ेंगी, ज़रूरियात बढ़ेंगी तो वो फिर कहीं से तो अपनी ज़रूरियात पूरी करेगा ना। तो इंसान अपनी ज़रूरियात पूरे करने के लिए अब आप देखें, फ्यूल के लिए, फर्नीचर के लिए, होम के लिए, सिटीज़ के लिए वो क्या करते हैं? पेपर के लिए, ठीक है, वो दरख्त को काटता है, टिम्बर के लिए वो दरख्त को काटता है। तो इतनी सारी चीज़ों के लिए जब वो काटता है, फॉरेस्ट तबाह हो रहे हैं, हमारे पास जंगल तबाह हो रहे हैं, तो सबसे ज़्यादा किसके हैं? ह्यूमन एक्टिविटीज़ की वजह से होता है। अब इसके इफ़ेक्ट पड़ते हैं कि इस डिफरेस्टेशन होती है तो उसके इफ़ेक्ट क्या है, कि क्या इफ़ेक्ट होता है उसका हमारे एटमॉस्फेयर के ऊपर, और स्पेशली ह्यूमंस के ऊपर भी उसका क्या इफ़ेक्ट होता है। अब आप देखें कि डिफरेस्टेशन रिजल्ट इन द लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी। लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी हमारे पास होती है। इट आल्सो अफेक्ट बैडली ऑन द ओवरऑल स्टेबिलिटी ऑफ इकोसिस्टम। देखें, इकोसिस्टम हमारे पास एक स्टेबल है, ठीक है, अल्लाह पाक ने पूरा एक निज़ाम बनाया हुआ है, मैंने जैसे आपको पहले लेक्चर में बताया था। लेकिन इंसान की हरकतों की वजह से, हमारी एक्टिविटीज़ की वजह से पूरा निज़ाम क्या हो गया? ख़राब सा हो गया। अब डिफोरेस्टेशन की वजह से क्या है कि हमारी इकोसिस्टम उस तरह स्टेबल नहीं रहा जैसे पहले था। जब देखें आप, ट्रीज़ नहीं होगी, हमारे पास सॉइल क्या होगा? जो हमारे पास क्या कहते हैं उसको, सॉइल स्ट्रक्चर है, वो हमारे पास मेंटेन नहीं होगा। सॉइल स्ट्रक्चर मेंटेन नहीं होगा, अच्छी हमारे पास क्रॉप्स ग्रो नहीं होंगी, ठीक है, अच्छी क्रॉप्स ग्रो नहीं होंगी तो फिर हम लोग किस तरह एक्सपोर्ट करेंगे, किस तरह, फिर हम लोगों को नुकसान होगा ना, हमारी इकोनॉमी को भी उस तरह नुकसान होगा। और दूसरा, डिफरेस्टेशन का सबसे बड़ा नुकसान क्या होता है? हमारी जो पोल्यूशन जिसकी वजह से रिमूव हो रही थी, डिफरेस्टेशन करेंगे, दरख्त काटेंगे, जंगल तबाह हो जाएंगे, पोल्यूशन और इंक्रीज़ होगी, ठीक है, तो फिर इंसान के ऊपर भी उसका इफेक्ट होगा। पोल्यूशन इंक्रीज़ होगी, उसके बैड इफ़ेक्ट्स इंसान की ऊपर होंगे कि इंसान को सांस लेने में मसला होता है, गाड़ियों का धुआं, शोर वगैरह इंसान को मसला होता है, उससे उसकी वजह से इंसान को भी बहुत सारी उसकी वजह से बीमारियां फैलती हैं। तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? सॉइल इरोजन। हम लोग बहुत सी जगह पे देखते हैं कि यहाँ पे क्या हो गया, हम बोलते हैं यहाँ पे सॉइल इरोजन होगी। सॉइल इरोजन किस वजह से होती है? हम दरख्त काट देते हैं तो वो जो सॉइल का जो स्ट्रक्चर है वो मेंटेन नहीं रहेगा तो जाहिर सी बात है सॉइल इरोजन होगी। फास्ट विंड्स एंड रेन्स हार्म द सॉइल। जो तेज़ हवाएं चलती हैं या फिर जो बारिशें होती हैं उसकी वजह से भी क्या हो जाता है, फिर हमारी जो ज़मीन है उसको नुकसान हो जाता है। जब फॉरेस्ट होते हैं ना, फॉरेस्ट की जो रूट्स होती हैं, अब उसकी रूट्स इतनी मजबूत होती हैं, फॉरेस्ट में जो दरख्त होते हैं उसकी रूट्स इतनी मजबूत होती हैं ज़मीन के अंदर कि वो न्यूट्रिएंट्स एक तो ज़मीन को पास होते हैं और दूसरा क्या होता है, ज़मीन मजबूत रहती है। लेकिन जब फॉरेस्ट तबाह हो जाएंगे तो क्या कहते हैं, उसकी रूट्स ही नहीं होंगी। रूट्स नहीं होंगी तो फिर क्या, हमारे जो बारिशें होंगी या फिर हवाएं वगैरह होंगी तो उससे तो हमारी क्या होगी, जो मिट्टी होगी वो तबाह हो जाएगी। और हैवी रेनफॉल जब होता है तो उसकी वजह से क्या होता है, ये जो पानी है, ये जो मिट्टी है, ये पानी के साथ बह के क्या जाती है, नदी नालों में चली जाती है। सो जब ये चली जाएगी तो हमारे पास न्यूट्रिएंट्स तो ऊपर होते हैं सॉइल में, तो वो न्यूट्रिएंट्स भी पानी के साथ बह के इसी नदी नालों में चले जाते हैं। तो फिर जब हम उसी मिट्टी में कोई भी क्रॉप ग्रो करते हैं तो वो क्रॉप ग्रो नहीं कर पाती, क्योंकि न्यूट्रिएंट्स सारे चल जाते हैं। तो क्रॉप कैसे ग्रो करेगी? उसके पास, उसको क्रॉप को ग्रो करने के लिए वो न्यूट्रिएंट्स मिल ही नहीं रहे होते जिससे वो ग्रो करे। द मडी वाटर आल्सो ब्लॉक्स अ रिवर। अब क्या होता है, सॉइल का तो हमने पढ़ लिया, इसकी वजह से क्या होता है, लेकिन ये जब मिट्टी पानी के साथ जब रिवर्स में चल जाती है, ये क्या करती है, रिवर्स को ब्लॉक कर देती है। मतलब पानी एक ही जगह पे ठहरा रहता है, उस मिट्टी की वजह से आगे नहीं जा पाता। इट कैन काज अ फ्लड्स। फ्लड होता है इसकी वजह से। व्हेन मडी वाटर रीच डैम्स दिस सिल्ट इज डिपॉजिट देयर। जब ये मिट्टी वाला पानी डैम्स में जाता है तो वो वहाँ पर डिपॉजिट हो जाता है। सो द लाइव्स ऑफ द डैम्स आर रिड्यूस्ड, जिसकी वजह से डैम में जितनी भी हमारे पास हम बोलते हैं रह रही होती हैं लाइव्स, वो क्या हो जाती हैं, रिड्यूस होती जाती हैं, वो कम होती जाती हैं। अब आप देखिए, गंदे पानी में ना मछलियाँ रहती हैं ना और कोई जानदार रहता है जो कि पानी में होते हैं। वो गंदे पानी में तो नहीं रहते, पानी गंदा हो जाएगा तो वो तो दूसरी जगह पे चले जाएंगे या फिर कुछ मर भी जाते हैं। देयर इज़ अ लेस ट्रांसपिरेशन ड्यू टू द डिफोरेस्टेशन। डिफोरेस्टेशन की वजह से ट्रांसपिरेशन भी क्या होगी, कम होगी। इट रिजल्ट इन अ लेस क्लाउड फॉर्मेशन एंड अ लेस रेनी। डिफोरेस्टेशन जब होगी ना, देखें हमारे पास जब ट्रीज़ होते हैं, हम बोलते हैं प्लांट्स की वजह से क्या होता है, ट्रांसपिरेशन होता है। ट्रांसपिरेशन होते हैं तो हमारे पास क्या बनते हैं, क्लाउड्स बनते हैं। क्लाउड्स बनेंगे तो हमारे पास रेन होगी ना। जब हम दरख्त ही काट देंगे, ट्रांसपिरेशन ही नहीं होगी, फिर क्लाउड्स कैसे बनेंगे? ना क्लाउड्स बनेंगे ना बारिश होगी।
तो कितना ज़्यादा नुकसान होता है सिर्फ एक डिफोरेस्टेशन की वजह से। हमने पिछले लेक्चर में पढ़ा था कि हमने इंसान की हरकतों की वजह से मतलब किस किस जानदार के ऊपर नहीं इफेक्ट पड़ा, क्या क्या चीज़ इफेक्ट नहीं हो रही। तो आप देखेंगे सिर्फ डिफोरेस्टेशन की वजह से अगर इतना ज़्यादा इफेक्ट हो रहा है तो बाकी चीज़ों के ऊपर भी कितने, बाकी जो हम लोग करते हैं उसकी वजह से कितना ज़्यादा इफेक्ट होगा। सो उम्मीद है मुझे आप लोगों को ये लेक्चर अच्छे से समझ आया होगा, आप लोगों के समझने का भी है, और दूसरा ये आपको दूसरी तरह भी ये सबक देता है कि आपको भी कहीं पे ये डिफोरेस्टेशन हो रही है तो आपको भी उसको रोकना चाहिए। ठीक है, तो आई होप कि आपको अच्छी समझ आई होगी। कहीं से कोई भी कन्फ्यूजन हो तो आप लोग पूछ सकते हैं। और ये टॉपिक जो है डिफोरेस्टेशन, आप लोग बोलते होंगे इतना आसान सा टॉपिक है, ये है वो है, क्या पता ये बोर्ड में ना आए, हम लोग नहीं तैयार करते या फिर इसलिए करते नहीं। इसमें जो इसके काजेज़ और इफ़ेक्ट्स हैं ना, ये पूछता है बोर्ड में एमसीक्यूज़ सॉरी शॉर्ट्स में पूछता है कि कॉजेज़ लिखें, तो वो कॉजेज़ आपको सिर्फ एक दो नहीं, ये पूरा को पूरा लिखना पड़ेगा। ये पूरे यहाँ से यहाँ तक लिखेंगे तो आपको 2 नंबर मिलेंगे, वरना आपको बोर्ड वाला जो एग्जामिनर होता है वो आपको मार्क्स नहीं देता, मार्क्स आपके डिडक्ट करता है। ठीक है, बेशक अगर आप सारा नहीं लिखते, लेकिन इसमें से मेन पॉइंट्स आपने लाजमन लिखने। फिर इफेक्ट आ जाता है, इफेक्ट में भी आपने मेन पॉइंट्स लिखने हैं। ठीक है, जैसे ये सॉइल इरोजन का हो गया, इकोसिस्टम वाला हो गया, और जो क्लाउड फॉर्मेशन हो गया वो। ठीक है, तो ये जो मेन पॉइंट्स हैं ये आपने इसके लाजमन याद करने, और डिफोरेस्टेशन की डेफिनेशन भी तैयार करनी है। ठीक है, तो शॉर्ट में पूछा जाता है, अच्छे से याद करना है। चलें, अपना ख्याल रखिएगा, नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़।